तो भगवान और डॉक्टर के बीच का जो कंपैरिजन ये लोग करते हैं, ये डॉक्टर्स के लिए कितना सुकून भरा होता है? सुकून तो मिलता ही है जब एक इंसान आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, आपको एक भगवान की प्रतिमूर्ति या भगवान के मूर्त रूप में आपको देख रहे हैं। 70,000 से ज़्यादा ऑपरेशन आप कर चुके हैं, ये आपके लिए एक डेली रूटीन का काम है, लेकिन फिर भी हर दिन एक नया ऑपरेशन रहता है, तो सबसे बड़ा रिस्क कौन सा आपके दिमाग में चलता है? देखिए, मैं वही अपने 70,000 की बात कर रहे हैं, तो इससे डर भी लगता है। डर भी क्या लगता है कि मैं तो वो स्टेटमेंट बाबा जी की बहुत उसे मन में अपने कंठस्थ करके रखता हूँ। कहते हैं टू अटेन इज़ वेरी इजी, टू मेंटेन इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि कई बार आपके पास कई सीरियस केस भी आते हैं, ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, घंटों घंटों लग जाते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर के लिए या जो स्टाफ टीम होती है उनके लिए कंसंट्रेशन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे वो खुद में कंसंट्रेट कर पाते हैं कि नहीं, एक पेशेंट की लाइफ बचानी है? एक माहौल जो है ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमें बहुत खुशनुमा रखना पड़ता है। टेंशन होती है, ऊंचा भी बोला जाता है, चिल्लाया भी जाता है, गाली भी दी जाती है, मैं कहूँगा। मतलब इतना तक भी कई बार सिचुएशन आती हैं, ब्लीडिंग हो रही है, कोई हमारा सहयोगी जो है, असिस्टेंट जो है, वो काम नहीं आपका संभाल पा रहा है या आपको सहयोग नहीं कर पा रहा है, आप ऊंचा बोलते हो बहुत, जल्दी जल्दी दीजिए, ये करिए वो करिए। और उस समय कई बार भगदड़ भी मची होती है ओटी ऑपरेशन थिएटर में। एक उधर भाग रहे हैं, कोई सिस्टर उधर भाग रही हैं, कोई ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट उधर भाग रहे हैं, जूनियर डॉक्टर उधर को भाग रहे हैं, आपको असिस्ट करने वाला कांप रहा है। मतलब अभी 2 दिन पहले ही एक सिचुएशन थी, इसमें ब्लीडिंग हो रही थी पेशेंट। अच्छा। अंदर पेट के अंदर उसके ब्लड था, कोई 1 लीटर ब्लड उसके पेट में था, उसके सब कुछ उसको करना था, और इतना ज़्यादा। और कई बार होता है स्लोनेस हो जाती है प्रोसेस में, स्लोनेस। रात को 12 बजे कर रहे थे हम, तो उस समय का समय होता है कि बहुत स्लो होता है काम, सारे मूड में नहीं होते काम करने के, कई बार होता है ना, तो इट्स ह्यूमन नेचर। तो उस समय ये होता है कि, परंतु अंदर का फिर भी माहौल जो है कुछ समय जो थैंक यू, सॉरी एंड माहौल को चेंज करना उसके बाद भी, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन फिर इसी स्टाफ का मुझे काम लेना है, या मुझे भी काम करना है, मुझे अपनी कॉन्शियस मेरी भी काम करनी है अगले दिन भी। तो मुझे अपने आप को भी उस स्ट्रेस लेवल को ख़त्म करना है। जब सब कुछ सही हो गया तो आई हैव टू थैंक द टीम ऑल्सो। उस टीम का भी धन्यवाद करना है, भैया ये सब टीम जो है इट्स विद मी, वो मान के चलो। उनको भी मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आपको चाहे गाली पड़े या आपको डांट पड़े या जो मर्जी पड़े, परंतु यू हैव टू स्टे काम। अपना जो मेंटल वो स्टेटस है उसको बिल्कुल इक्वानिमस रखना है, बराबरी पे रखना है, उसको ऊपर नहीं जाने देना और नीचे भी नहीं जाने देना। बिल्कुल जाता है। एनेस्थीसिया जब बॉडी में जाता है तो किस ऑर्गन पर सबसे पहले वो काम करना शुरू करता है? एनेस्थीसिया 2 तरह का होता है, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया होता है। अच्छा। लोकल तो होगा, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ निकालना है लोकली, छोटा सा कुछ निकालना है, तो वहीं पे सुन कर देते हैं। दांत वाले जैसे हैं वो दांत में सुन कर देते हैं, इंजेक्शन या कोई गिटली निकालनी है, कुछ निकालना है, छोटा मोटा काम करना है, टांके लगाने हैं, कुछ हो, तो डायरेक्ट लोकल एनेस्थीसिया वो वहीं सुन करेगा, वहीं की नसों को सुन कर देगा। अच्छा। हाँ, जनरल एनेस्थीसिया में सबसे पहले वो ब्रेन को जाएगा। अच्छा। ब्रेन में जो सेंटर्स हैं, ब्रेन में सेंटर्स होते हैं। सेंटर मतलब ब्रेन में भगवान ने अलग जगहें बनाई हुई हैं कि ये हार्ट को कंट्रोल करेगा आपके, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, ये कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करेगा, ये आपके अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है। तो उन चीज़ों को जो स्पेसिफाइड चीज़ें हैं पहले वो जाके उसको सुन करेगा, उसके बाद बॉडी में हरकत जो है वो बंद हो जाएगी आपके। अच्छा। पर कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि एनेस्थीसिया देने के बाद भी कई बार मरीज सुन लेता है, क्या ये सिर्फ बात ऐसे एक मिथ है या सच है ये बात? नहीं, एनेस्थीसिया देखिए 90% सर्जरीज जो है, 80 to 90% सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, रीढ़ की हड्डी में आपके सुई लगाते हैं, पत्ती बहुत चेंज हो गया है, पत्ती की सुई होती है वो लगाई जाती है, उसके बाद इससे नीचे वाला पोर्शन सुन्न हो जाता है, ऊपर बंदा कॉन्शियस है। अच्छा। ही कैन लिसन टू, वो सब कुछ सुन सकता है, ही कैन लिसन टू एनीथिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट द पेशेंट, उसकी बीमारी के बारे में, या कुछ और आप बातचीत कर रहे हैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में, तो वो सुन लेता है। तो स्पाइनल से आप देखिए ना 80 to 90% वो सुन सा रहा है। हाँ, जरूर है, उसको सेडेशन जरूर दी होती है, परंतु फिर भी वो थोड़ा सा कॉन्शियस में होता है कि मैं सुन लूँ बात को। तो क्या एनेस्थीसिया हर पेशेंट के लिए सही रहता है, फिट रहता है? एनेस्थीसिया में तो इट्स अ वेरी सेफ एनेस्थीसिया नाउ। सेफ्टी बहुत मैटर करती है अब तो। एनेस्थीसिया इज वेरी सेफ, वेरी सेफ।
अच्छा, ये भी बोलते हैं ना कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए तो पेशेंट को पानी नहीं पिलाना चाहिए। ये पानी ना पिलाने के पीछे क्या मेडिकल साइंस का प्रोसेस है? देखिए, कोई भी एनेस्थीसिया देना हो उससे पहले कहते हैं ना पेशेंट को खाली पेट रखना है, पानी भी ना पिए, खाए भी ना। तो एक्सीडेंट हुआ है तो ना जाने उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, तो ऑपरेशन पड़ गई जरूरत तो वो खाली पेट होना चाहिए, मतलब बेटर रहता है। खाली पेट नहीं होगा तो वो वॉमिटिंग करेगा, वॉमिटिंग उसके सांस में चली गई तब प्रॉब्लम, पानी चला गया सांस में तब प्रॉब्लम। अदरवाइज ऑल्सो कहते हैं ना पानी नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं देना चाहिए वाली बात है कि मैं इंजरी हुई है, कहीं ट्रेकिया ना कटा हो उसका, लंग पे इंजरी ना हो, कहीं स्टमक पे इंजरी ना हो, आप दे देते हैं और वो उल्टा लेने के देने पड़ जाए, तो दैट इज़ वन थिंग। बट ये है कि हाँ, कई बार पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, हल्की सी हेड इंजरी हुई है और वो प्यासा है, कुछ है, पानी नहीं दिया तब भी प्रॉब्लम है। बट विज़ मतलब एक सिचुएशन को भांपते हुए आपको उसको ऐसा करना है। अच्छा, आपके मेडिकल साइंस करियर में, सर्जन करियर में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आया हो कि आपको लगा कि ये केस हाथ से निकल गया, बट फिर भी भगवान का ऐसा आशीर्वाद बना कि सब कंट्रोल में आ गया? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हुए होंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे निकले हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तो मतलब कि हर तरीके के केसेस ऐसे हुए हैं। वो मुझे अभी तक याद है, मैं गांव में पोस्टेड था एक, तो वहाँ पे एक हम बहुत, जैसे शुरुआत में होता है वी आर मेंट टू टेक चैलेंजेस, जैसे बोलते हैं ना कि यंग एज में, तो उस एज में क्या था कि आप चैलेंज ले लीजिए। तो एक पेशेंट थी, उसको हाइड्रोकेफलस था। हाइड्रोकेफलस मतलब ब्रेन के अंदर पानी बहुत भरा हुआ था उसके। अच्छा। तो ब्रेन में पानी भर गया, उसके बाद प्रेशर इतना ही हो गया तो हड्डी और उस पानी के बीच में जो ब्रेन है वो सिकुड़ गया प्रेशर की वजह से। अब वो ज़माना था ऐसा कि भी दैट पेशेंट वाज वेरी पुअर पेशेंट, और उसके चारों के चारों लिम्स जो हैं वो पैरालाइज थे। अच्छा। लिम्स मतलब हाथ, बाजू हैं और पैर, टांगे सारी सुन्न थी उसकी, और वो मूवमेंट नहीं करती, बेड पे रहती थी लेडी। तो उसको हमने कहा, डायग्नोसिस बना कि हाइड्रोकेफेलस है, इसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं उसको। तो समय से उसको शंट की सर्जरी होना था। मतलब ये था कि शंट डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा ना बॉडी के, उसके ब्रेन के अंदर का। शंट होता है, एक पाइप डाल देते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर पाइप डालेंगे तो उसको सारा पानी बाहर आ जाएगा, और वो उसको बाईपास करते हैं शंट को। शंट जैसे शंट वर्ड है, शंटिंग करते हैं। इधर शंट किया, उसको स्किन के नीचे नीचे डाल के पेट के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। एक पाइप, पतली सी पाइप होती है, पतली सी पाइप को उसके नीचे डालेंगे, उसको वीपी शंट बोलते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। पेरिटोनियल मतलब पेट, वेंट्रिकुलो मतलब वेंट्रिकल्स जो ब्रेन के अंदर होती हैं, उसके अंदर डालते हैं और निकालते हैं। अब हमारे पास कोई साधन वहाँ थे नहीं, गाँव का हॉस्पिटल था, और सच्ची बताऊँ आज के दिन में करेंगे तो इट बी क्रिमिनल कहूँगा कि आपने वहाँ कैसे कर दिया है, कुछ कर दिया। उनसे कंसेंट लिया, भैया करें कि नहीं करें, यहाँ पे सोचा इससे जान भी जा सकती है पेशेंट की। सब कुछ सोच के समझ के कंसेंट लेके, कंसेंट मतलब साइन वगैरह करवा के, उन्होंने कहा जी वैसे ही पेशेंट इज नॉट, इट्स सो मॉर्बिड अ कंडीशन कि इसको बचना भी नहीं है, पता नहीं बचेगी कि नहीं, आप ले लिए, जैसे रिस्क ले लिए। करना कुछ नहीं था, हमें क्या करना था, स्कल के अंदर छेद बनाने थे। अच्छा। छेद करके नीडल डालनी थी अंदर और पानी बाहर आ जाना था। मतलब सिंपल सर्जरी बट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। तो मुझे अभी तक याद है कि भगवान ने इतनी हेल्प करी वहाँ पर। हमने जो इंस्ट्रूमेंट थे, 3 इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे उसके छेद करने के लिए। 3 इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। एक बर होता है, बर मतलब जैसे वो तरखान या कारपेंटर छेद करता है वो डालने के लिए लकड़ी के अंदर, तो वो ड्रिल बिट होते हैं ना, तीन बिट होते हैं उसमें, आपने देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। पहले ऐसा वाला बिट होता है, फिर एक नोकीला बिट होता है, और एक फिर लास्ट में छेद करने का होता है। बिल्कुल। वो अलग अलग बिट। हमने भी क्या किया, वो जो कारपेंटर वाली ड्रिल होती है वो खरीदी बाजार से 100 रुपए की, वो ली, उसको स्टेरलाइज किया, उसके बिट बनवाए वहाँ पर। किससे बनवाए? चांदी, सुनार से। अच्छा। सुनार ने बड़े बढ़िया हमारे को बिट अभी तक रखे हैं मेरे पास, वो तीनों बिट। और वैसा सर्जरी मैंने 2 ही की थी, बट वो बिट्स उससे बनवाए। उस पेशेंट को हमने लोकल एनेस्थीसिया में वो किया। और आप इमेजिन करेंगे, हम बाबा जी का हमने वो लगाया हुआ था, भजन लगाया हुआ था ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और उसमें जो चलता रहा, और विद इन हाफ एन आवर जब वो ब्रेन के अंदर हमने उसको पाइप को डाल दिया, वो शंट भी हमने प्रोक्योर किया, चंडीगढ़ से लेके आए। वो जो एक एक्सपेरिमेंटल था, और उसको डालते डालते हमने डाल दिया, और पानी उसका CSF निकल गया, और ऑन टेबल शी स्टार्टेड मूविंग हर लिम्स। अच्छा। टेबल के ऊपर वो बाजुएं चलानी शुरू कर दी, टांगे चलानी शुरू कर दी, एंड उसके 2 दिन के बाद वो बैठी हुई थी। ड्यूरिंग ऑपरेशन वो शी वॉज मूविंग हर लिम्स, मतलब वो अपने
हाथ पाँव पैर पैर सब वो हिला रही थी, हिलाना शुरू कर दिया उसने, अच्छा। मोड़ना शुरू कर दिया, मोड़े क्योंकि प्रेशर कम हो गया एकदम से। प्रेशर कम हो गया तो ब्रेन के ऊपर जितना भी आप मान लीजिए एनेस्थीसिया खत्म हो गया ब्रेन का, बिल्कुल। और वो हमें इतनी खुशी मिली कि, और 2 दिन के बाद मैंने देखा पेशेंट का ऑपरेशन सब हो गया, वो बैठी हुई थी अगले दिन खाना खा रही थी अच्छा। अपने हाथ से। मतलब दैट वाज अ वेरी एक्यूट केस ऑफ हाइड्रोकेफेलस, एंड वो एकदम उसका निदान हो गया और निकल के आया, और वो वी वर सो हैप्पी कि इट वाज अ मिरेकल बियॉन्ड कंपेयर। तो उसको वीपी शंट बोलते हैं, दैट शंट सर्जरी वी कुड डू देयर। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, पर जो जिसमें रिजल्ट इमीडिएट मिलता है और कैसे मिलता है वो तो उसी को मालूम है। जी सर, हाइड्रोकेफेलस की आपने बात की, बड़ा ही रेयर इंसिडेंस आपने ये शेयर किया हमारे साथ। मेरे दिमाग में अभी यही सवाल चल रहा है कि दिमाग में पानी भरता कैसे है? दिमाग में नॉर्मली क्या है, पानी बनता है, उसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जरूरी होता है बनना दिमाग के लिए? हाँ, वो लुब्रिकेशन के लिए है। हाँ। उसके कई उसके फंक्शन होते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाना है, अच्छा, ब्रेन को के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो गंदे प्रोडक्ट्स हैं, उसको निकालना है वापस। तो वो एक पानी की तरह होता है, बिल्कुल द्रव्य जैसे पानी सामने रखा है उसी पानी की तरह होता है CSF। उसके ऊपर कंटेंट्स होते हैं, प्रोटीन है उसमें, क्लोराइड्स हैं, अच्छा। सेल्स हैं, कुछ है चीज़ें होती हैं। तो वो पानी आपके ब्रेन को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट मतलब चिकनाई देता है, चारों तरफ होता है, ब्रेन के अंदर भी बाहर भी। उसका एक सिस्टम है रनिंग का, वो पानी बना रहा है कुछ, कोई उसमें 2 चीज़ें होती हैं, वो बनाती हैं उसको, प्लेक्सस होते हैं, वो बनाएंगे उसको, और वो ड्रेन आउट हो जाएगा ब्लड के अंदर वापस। अच्छा। चैनल बने हुए हैं, आप खुद सोच सकते हैं, चैनल बंद हो गए तब प्रेशर बढ़ जाएगा। बनाने वाली चीज़ ने ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया तब प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो जो प्लेक्सस हैं, अगर वो ज़्यादा बनाएंगे तब प्रेशर बढ़ेगा। अगर वो उसका आउटफ्लो बंद हो गया कहीं, नल का जैसे बंद हो गया कहीं, तो वो प्रेशर बढ़ेगा, वो फटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा उसके अंदर। तो दिस इज हाइड्रोकेफेलस इसको बोलते हैं। सो सर, ऑपरेशन के बाद पेशेंट ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं जिससे रिकवरी या तो बिगड़ जाती है तो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है? मैं ये नहीं कहूँगा कि पेशेंट कोई गलती करता है, पेशेंट को गाइड नहीं किया जाता ठीक से, गाइड नहीं हो पाते हैं। पेशेंट जो है, आप मान के चलिए, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट होगा ना, जितना PhD की होगी उसने, या खुद भी डॉक्टर होगा ना, परंतु ही टेक्स व्हाट द वर्ड डॉक्टर गिव्स। जो डॉक्टर ने जो कुछ बोला है ना, उसको बिल्कुल एक लकीर की तरह लेता है। वो लकीर का फकीर कहूँगा, जैसे वर्ड होता है ना, वो लेता ही उसको उस तरह है। तो वो अगर कहीं भी डेविएट हो गया उसके लिए, जैसे डॉक्टर ज़्यादातर क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स में होता है। इंस्टीट्यूट मतलब जैसे PGI में है या हॉस्पिटल में है, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सर्जन हैं, बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। जब छुट्टी के टाइम पे होता है, छुट्टी का टाइम, वहाँ पर क्या होता है, जूनियर डॉक्टर्स बनाते हैं छुट्टी। अच्छा। जूनियर डॉक्टर्स मतलब उस डॉक्टर, वो रेजिडेंट डॉक्टर बना रहा होगा जिसको सर्जरी के बारे में नहीं पता, वो उनको गाइड नहीं करेगा प्रॉपर। अच्छा। गाइडेंस वही बंदा देगा जिसने ऑपरेशन किया होगा। तो वो नहीं मिल पाता उसको कि हाँ टांके कब खोलने हैं, कब ड्रेसिंग करवाना है, क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है आपको, कौन से इंजेक्शन लगवाने हैं, कौन सी दवाई खानी है आपको, कितने टाइम आपको रेस्ट करना है, कितने टाइम आपको चलना है, कितने टाइम यूरिन या स्टूल या जो भी है पास करना है कि नहीं करना है, बेड में कितना आपको गर्मी में रहना है, कितनी सर्दी में रहना है। हर चीज़ के लिए वो है ना, कहते हैं कितना गर्मी चाहिए, कितना नहीं चाहिए। एवरीथिंग एज अ मतलब कि बैलेंस होना चाहिए सब कुछ। नहाना कब है, उन्हें नहाते नहीं है एक महीना तक सर्जरी के। जी। हम कहते हैं नेक्स्ट डे नहाओ, रोज नहाना जरूरी होता है। नहाना जरूरी चाहिए। पर उस ऐसा वुंड को कवर कर दो बस। अच्छा। जहाँ पे आपको ऑपरेशन हुआ उसको कवर करिए। अगर आप चलते हैं फिरते हैं या आप सक्षम है नहाने के लिए या स्नान लेने के लिए, क्यों ना लीजिए। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, आज का हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया या इसको एक्सक्यूज बोल सकते हैं कि हम अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आप इस चीज़ को एग्री करेंगे, जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, कि आज के टाइम के जो लोग हैं वो विल पावर से ज़्यादा दवाइयों पर ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं। किसी को कोई बॉडी में हल्की सी पेन हुई, पेन किलर ले लेते हैं। चलिए, जो मेजर कुछ बीमारियां हैं, BP है, कैंसर है, उनमें तो दवाइयाँ चलो रिकमेंडेड है, वो लेनी है। बट छोटी छोटी चीज़ों पे दवाइयाँ लेना, आप कितना इस चीज़ को एग्री कर रहे हो? मतलब वो जो चटमंगनी पटव्या वाली बात होगी ना, हाँ जी। कि कुछ हुआ, चलिए इंजेक्शन भी ले लेते हैं लोग। हाँ, लेते हैं सर। हमारे पास ऐसे आते हैं लोग, जी भी इंजेक्शन दे दीजिए आप फटाफट। अभी यार आपको ज़रूरत है नहीं। कुछ तो ऐसे आते हैं लोग कि कहेंगे जी ग्लूकोज लगा दीजिए जी, उसी से ठीक होऊंगा मैं। हाँ, खुद से बोलते हैं। साइकोलॉजिकल बेंट हो जाता है पेशेंट का कि मैं को इसी से ठीक होना है। कभी किसी ज़माने में उसको ड्रिप लगी, उससे ठीक हो गया होगा, इंजेक्शन लगा होगा, ठीक हो जाता है। तो बंदा उसको साइकोलॉजिकली
कई बार मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपसे शेयर कर रहा हूँ, हाँ मैं बीइंग अ डॉक्टर भी आपको बता रहा हूँ, हम पानी के इंजेक्शन भी लगाते हैं अच्छा, वो जस्ट टू दिलासा देने सेटिस्फाई के द पेशेंट। दिलासा, हाँ पानी नहीं होता, नॉर्मल सलाइन है, हाँ हाँ। सलाइन का इंजेक्शन मैं लगा देता हूँ 5 ml, और वो ऐसा नहीं है जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वो दर्द करता रहेगा उसको 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, उससे वो सेटिस्फाइड, मेरे को इंजेक्शन लगा हुआ है माइंड में सिग्नल चला माइंड में, जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। हाँ कि मुझे और इंजेक्शन मेनी लग टाइम्स, गया। हाँ मेनी टाइम्स। उसी तरह दवाइयाँ हैं, हाँ। आप प्लेसिबो इसको बोलते हैं, हमारे साइंस में एक चीज़ है प्लेसिबो। प्लेसिबो। प्लेसिबो दवाई के लिए नहीं है, और चीज़ों के लिए भी प्लेसिबो है। प्लेसिबो मतलब आपको उसकी नकल वाली चीज़ को दे दी जाए, जैसे कोई ड्रग्स लेता है बंदा, उसको बहुत आदत पड़ी है, उसको उसी शेप में, उसी स्मेल की, उसी कलर का या उसी का उसे मालूम नहीं पड़ना चाहिए, उसको उसका सब्स्टिट्यूट दे दोगे तो हो सकता है उसको वो नशा उसी से हो जाए। वही चीज़ दवाई का है। हम प्लेसिबो बहुत बार देते हैं पेशेंट को कि ये उसको किसी को आदत पड़ जाती है दवाइयों की, तो यार ये खा लेने, ये बहुत अच्छी दवाई है। पर हाँ, उसको रेकमेंड करने वाला, उसकी पब्लिसिटी करने वाला कहूँगा, उसको प्रेजेंट करने वाला जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप लीजिए। दवाइयाँ आपने बहुत सही कहा, लोग ऐसा अंधाधुंध इस वक्त जो मेडिकल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कहूँगा ना, जो दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगा फ्लरिश नहीं करना चाहिए, परंतु अंधाधुंध जो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लोग, वो हल्का सा भी क्या, कई लोग तो मैंने देखा है महीनों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई एक रिकमेंड हुई होगी दवाई कि जी ये दवाई तो आपको, मेरे पास कितने लोग आते हैं वो सिर्फ ये लिखवाने के लिए कि ये नींद की दवाई है या कुछ। अब हम तो उसकी शक्ल देख के पता लगना पड़ता है कि यार कब से खा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, कोई पेन किलर्स एक महीनों खा रहे हैं लोग। कितना गलत है, आप देखिए कितना गलत, इसलिए कहूँगा साइड इफेक्ट्स, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है 2+2 4 होना चाहिए ना, उसको अगर आप हिलाएंगे हल्का सा भी 2+2 5 कर देंगे तो कितना नुकसान होता है, हर जगह नुकसान होना है। बिल्कुल वही बॉडी के अंदर है, भगवान ने तो संरचना की है उसकी, एक मिल्यू बोलते हैं अंदर इंटरनल मेटाबॉलिज्म को, उसको समतल रखने के लिए, उसको बराबर रखने के लिए भगवान ने बनाया हुआ है। हार्ट ने ये काम करना है, इतने पल्स रेट पे काम करना है, इतने ब्लड प्रेशर पे काम करना है, आप उस पल्स रेट को बढ़ा दीजिए दवाई देके। आप पेट में एसिड इतना बनना है, सबके बनता है टू डाइजेस्ट द फूड, उस एसिड को आप घटा दीजिए, बिल्कुल खत्म। कई लोग खाते हैं कि मैं अल्सर की दवाई खा रहा हूँ जी, इससे मेरी गैस्ट्रिक की दवाई इससे, और मैं भी देता हूँ, पेशेंट को असर आ रहा है तो मेरा मान सम्मान नहीं कम होना चाहिए, मैं भी उसको रिकमेंड कर देता हूँ। आप देखिए अगर पेट का एसिड आप बिल्कुल खत्म कर दोगे, जो कि डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जब एसिड आपने खत्म कर दिया, वो एसिड और काम भी करता है। जी आपके अंदर इनएडवर्टेंटली जाने अनजाने कोई फंगस जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, उसको भी तो मारता है वो। आपने फंगस में हमने ये इतना तक देखा है कि जो एंटासिड खाते हैं उसके पेट के अंदर फंगस डेवलप हो जाता है लॉन्ग टर्म यूज के बाद। फंगस क्यों डेवलप होता है, कैंडिडा ये सब, वो होता क्यों है, क्योंकि एसिड ने अपना काम खत्म कर दिया। एसिड को जो काम करना था वो एसिड अब नहीं है वहां पे, तो फंगस गया, उसको मजा आ गया, उसने अपना हाथ बाहें फैला दी, आपका पूरा स्टमक में फंगस हो जाएगा, या स्टमक में बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, में और कुछ भी हो जाएगा। लिमिट में, हाँ रिकमेंड किया गया 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते खाना है, उसके बंद कर देना है। उसी तरह पेन किलर्स हैं, पेन किलर्स के तो n नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं, n नंबर मतलब इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, हर चीज़ में साइड इफेक्ट्स हैं उसके, आपके वेसल्स के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, लिवर के ऊपर, किडनीज के ऊपर, ब्रेन तक के ऊपर उसके इफेक्ट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो पेन किलर्स हैं उसमें नशे की चीज़ें होती हैं, मिलाई जाती हैं। तो जब तक पेन किलर्स लेंगे वो असर रहेगा, दवाई का असर खत्म तो पेन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब और उसके साथ साथ आप देखिए डोज बढ़ानी पड़ जाती है। बिल्कुल, आज 10 मिलीग्राम पे फर्क पड़ रहा था, कल को 20 पे पड़ेगा, फिर 30 पे पड़ेगा, 40 पे पड़ेगा, उससे शायद साइड इफेक्ट बढ़ते जाएंगे। जो 10 मिलीग्राम पे साइड इफेक्ट हो रहे थे, अब देखो 4 गुना हो गए वो, बिल्कुल सर, 40 पे। तो वही चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ का अपना अपना साइड इफेक्ट। हाँ, ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज़ है, हार्ट की मेडिसिन है, ब्रेन की मेडिसिन जो लेनी है वो तो लेनी है, उसके लिए हम कहीं भी कुछ नहीं कह रहे हैं कि नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा मेडिसिन है ना, जितनी भी हैं, लोग विटामिन हैं अननेसेसरी, आजकल एक चलन चल पड़ा है विटामिन डी और विटामिन B12, इसकी इंजेक्शन लगा लीजिए, विटामिन डी की इंजेक्शन। अरे यार, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है। भगवान ने हिमाचल में सोलन में बढ़िया धूप दी हुई है आपको, आप रोज धूप दिखाइए अपने आप को, थोड़ी देर 10 मिनट भी दिखाएंगे, विटामिन डी पूरा है। आपका शरीर थोड़ा एक्सपोज होना चाहिए, इवन चेहरा भी एक्सपोज है तब भी हो जाएगा। लोग क्या है, सब कुछ कवर्ड किया हुआ है, फिर धूप में जा रहे हैं, उससे नहीं मिलेगा विटामिन डी। विटामिन B12 है या B कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। आप फ्रूट नहीं भी खाइएगा, और भी चीज़ें, जंक फूड ना खाकर आप नेचुरल चीज़ें खाएंगे ना,
हिमाचल में तो हर कुछ ही मिलता है ना, कि साग मिलता है, मक्की की रोटी मिलती है, साग मक्की की रोटी, वहाँ के घर के फ्रूट्स, सेब ही सेब है यहाँ पे तो, अमरूद ही अमरूद है हर जगह लगे हुए, जी। नींबू हर जगह लगे हुए हैं, मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे लगी होती हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, मक्की आती है तो मक्की के, कच्ची मक्की आप खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का तो बहार है यहाँ पे, टमाटरों की बहार है, सोलन वैली ऑफ सही बात। टमाटोज है, तो हर चीज़ में इतना कुछ है, लाइकोपीन उसमें है टमाटर में। हाँ ज़रूर ये कहूँगा पथरी वाले पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बाकी तो आप हर कुछ ले सकते हैं ना, वाई टेक मेडिसिन। एग्जैक्टली। अच्छा, बोलते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एप्पल अ डे, एप्पल में सब कुछ आपको मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, आयरन मिलता है सबसे ज़्यादा। आयरन सबसे ज़्यादा होता है जी। अच्छा सर, पेट में कई तरह की हमें गड़बड़ियाँ होती है और कुछ बीमारियाँ तो ऐसे भी होती है जो ऑपरेशन से ही ठीक होती है, इनमें से एक है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में सर ऐसा बोला जाता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट भी करना आप, कि जब वो पेन उठी तो पेन उठने के 1-1.5 घंटे के अंदर सर्जरी ज़रूरी है। अपेंडिक्स का अगर आप डायग्राम देखेंगे या कुछ देखेंगे ना, तो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के साथ एक लटके हुई चीज़ है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्सिस का मतलब वैसे ही, अगर अपेंडिक्स, वर्ड अपेंडिक्स होता है ना, आपके लिटरेचर में भी होता है समथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अपेंडिक्स लिखते हैं नीचे, नोट डाला उसके नीचे अपेंडिक्स, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा है बॉडी में, सबके है। अपेंडिक्स हो सकता है आने वाले सदियों में 100 साल बाद, 200 साल बाद लुप्त हो जाए, अच्छा, बॉडी से ही लुप्त हो जाए, मतलब जैसे पैदा होते जाएंगे लोग, कुछ 1000 साल के बाद वो अपेंडिक्स, पहले तो बहुत बड़ी कुछ चीज़ होती होगी अपेंडिक्स जो कि काम करता था हमारी बॉडी में, अब वो खत्म हो गया, सिकुड़ गया है, पतली सी एक नाड़ सी रह गई है। वो अपेंडिक्स की अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस 2 तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब धीरे 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 उसमें इन्फेक्शन हुआ, ज़रूरी नहीं है कि उसको घंटों के अंदर निकालना है, ऑपरेशन करना है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस वो कभी फट सकता है, इसलिए उसको विद इन आवर्स जो है निकाल देना चाहिए। एक्यूट अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन, क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन एट विल मतलब विद इन 6 वीक्स कभी भी करा लें उसको, कभी भी करा लें। पीजीआई में सर आपने अपनी सेवाएं दी, अभी आप सोलन में अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, साई संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से, ये ख्याल कैसे आया मन में? अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करने का ख्याल, मैं कहूँगा 2 एक इसके पहलू थे। एक थी सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा था पर्सनल स्टेबिलिटी। देखिए, एक इंसान या सर्जन, यदि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहता हूँ तो मेरी हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा कभी, एंड इट्स ऑल पॉलिटिकल, एंड इट्स ऑल, मैं कहूँगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी भेज देते हैं आपको। तो उससे क्या है, आपका एक जो वर्किंग का होता है वो अनस्टेबल सा रहता है। सर्जरी में स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, स्टेबिलिटी 1, स्टेबिलिटी ऑफ माय फैमिली ऑल्सो, अपने लिए। देखिए पर्सनल, वी ऑल्सो इंसान है हम भी, जिसको कहते हैं, तो इंसान को भी अपने भी सोचना पड़ता है कि स्टेबिलिटी चाहिए। तो दूसरा था कि एक जगह पे रहकर मैं अच्छी सेवा दे पाऊंगा, वो विचार मन में था। एक जगह पे रहकर मैं गरीब की भी सेवा कर पाऊंगा, वो कोई विचार मन में था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अमीर से नहीं लेता हूँ, या जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे नहीं लेता हूँ, आई डू चार्ज मनी, बट कोशिश करता हूँ कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो खुद बोल देते हैं मुझे कि सर मेरे पास नहीं है, मान लीजिए, तो कोई बात नहीं, वो वर्ड आ जाता है, कोई बात नहीं, मतलब वो वाली 2-3 शब्द में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, ये जो फ्रेजेस हैं ये जीवन में बहुत काम करते हैं। और भगवान ने तो कहा ही है कि जैसे उन्होंने कहा कि लाइफ शुड बी अ गेम एंड गो ऑन प्लेइंग इट, एंड उसके साथ साथ भगवान ने कहा है हेल्प एवर हर्ट नेवर, लव ऑल सर्व ऑल। ये सत्साई बाबा जी बोलते हैं हमें हमेशा, ये जो चीज़ें मेरे हमेशा ठोकर देती रहती है मेरे ब्रेन के ऊपर हमेशा। सर आपकी मिसेज जो हैं डॉक्टर सविता अग्रवाल मैम, हमेशा आपके साथ रही हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स रही हैं वो भी, इस जर्नी में कितना सपोर्ट रहा उनका? मैं कहूँगा जर्नी तो हम साथ साथ ही चले हुए हैं, अभी भी चले हुए हैं, भगवान करे लास्ट तक ऐसे ही चले, क्योंकि शी इज़ बीन सपोर्टिव एंड शी इज़ बीन टोटली सपोर्टिव, शी गाइड्स मी। वो भी एक स्पिरिचुअल इंसान, मैं कहूँगा हमारा अब जो रिलेशन है वो एक स्पिरिचुअल एंटिटीज़ का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि धर्म पत्नी है और मैं पति हूँ, ऐसा नहीं है, बट अब हमारा रिश्ता वो बहन भाई वाला है। क्या बात है। उस तरीके से है कि वी आर गाइडिंग ईच अदर, वी टीच ईच अदर, एंड वी हेल्प ईच अदर इन एवरीथिंग, इन द कम्युनिटी ऑल्सो, in the service also, in my profession also,
इन हमारे बच्चों की देख के लिए भी। देखिए वी आर फैमिली पीपल, मैं भी फैमिली मैन हूँ, शी इज़ अ फैमिली वुमन, तो हमें आगे भी देखना ही है, सबको देखना है, जो जिम्मेवारी दी गई है उसको भी। अब बच्चे छोटे हैं तो वी हैव टू जस्ट गो ऑन लुकिंग आफ्टर देम ऑल्सो। तो हर चीज़ में शी इज़ कदम से कदम मिलाकर चले। चलिए आप अपने प्रश्न भगवान जी से पूछ लेते हैं। कोई ऐसे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं जो कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें सर्जरी की नौबत ना आए, कोई बात अगर उन्हें आप कहना चाहें तो वो बात क्या होगी? देखिए सर्जरी की नौबत आती है, 90% ऑफ टाइम्स सर्जरी की नौबत हमारे रहन सहन, हमारे रख रखाव अपने बॉडी का, अपने हैबिट्स, सोशल हैबिट्स, कम्युनिटी एंड स्ट्रेस, सभी की वजह से जो है डिसीज आती हैं। 90% इलनेसेस तो स्ट्रेस रिलेटेड है, जिनका निदान आपके हाथ में ही है, अपने हाथ में है, कोई दवाइयों के हाथ में नहीं है, डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। 90% इलाज जो आपके हाथ में अपना है। ज़रूर डॉक्टर का आप डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कीजिए, परंतु ये मान के चलिए अगर डॉक्टर आपको कहते हैं आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है तो उसको माने कि हाँ मुझे कुछ नहीं है, मैं स्पिरिचुअलिज्म से, मेडिटेशन से, अच्छे अपने आचरण से, अपने आदतें बदल कर मैं ठीक हो सकता हूँ। 90% लोग उससे ठीक हो जाएंगे। 10% में से 8% है दवाइयों की ज़रूरत है, 2% को सर्जरी की ज़रूरत है। अच्छा। और सर्जरी में भी 2% में 90% लोग जो है इन्फेक्शंस की वजह से सर्जरी करवा रहे हैं। इन्फेक्शंस भी कहाँ कंट्रोल हो सकती हैं? आपके हैबिट से। जैसे कोरोना आया, एड्स आ गया, बिल्कुल, कितनी कितनी भयानक बीमारियां हमारे बीच में है, कितनी कितनी अदर इन्फेक्शन है। मान लीजिए लंग की इन्फेक्शन है, एब्सेसेस हैं, पस पड़ गई है, अपेंडिक्स हो गया है, कोरोना इन्फेक्शन हो गए, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गए। सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, अंत में पड़ती है जब वो आपके हाथ से, डॉक्टर के हाथ से बाहर हो गया, एक सीमा पार कर गया, तब आपको जरूरत पड़ी। उससे आप पहले ही बचाव कर लो ना, खाने पीने को कंट्रोल कर लो, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लो, आपको वो स्टेज आएगी नहीं जबकि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। जी। तो इंसान एक हेल्दी लाइफ जिए, उसके लिए लास्ट में क्या एक मैसेज आपका रहेगा? मैं यही कहूँगा जो भगवान ने कहा है कि वी शुड हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, है ना। भगवान ने तो 4-5 डीज बताए थे हमें। तो हमारी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर चीज़ में होना चाहिए, हमारी लाइफ में, हमारे आचरण में, हमारे काम में, प्रोफेशन में, हमारे हर एक चीज़ में अगर डिसिप्लिन रहेगा तो हम कहीं ना कहीं, भगवान हमें रोकेगा नहीं ऊपर बढ़ने से। सेकंड चीज़ है हमारी डिवोशन। सेकंड डी, डिवोशन मतलब अपने काम के प्रति हमें पूरी तरह डिवोटेड होना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए भी डिवोटेड होना चाहिए, अपने खान पान के लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी, अपने करियर के लिए भी, हर चीज़ डिवोटेड होना चाहिए। जी सर। थर्ड होना चाहिए डी इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिन्ड कितना है, मुझे बिल्कुल एक चीज़ के लिए पकड़ा है तो उसे पकड़ के रहना है। वो ये नहीं कि मैं कल किसी से बात कर रहा था, आपने क्या क्या किया हुआ है, ड्राइविंग कर रहे थे मेरे, वो भैया ड्राइव कर रहा था, उससे पूछा क्या, मैंने जी MBA भी किया हुआ है, HR भी किया हुआ है, मैंने वकालत करने जा रहा हूँ। आप एक लाइन पकड़िए, एक पे आप डिटर्मिन्ड रहिए और पूरी तरह जो है उसके प्रति सजग रहिए। आई थिंक उससे हमारे को जो है वो पूरा का पूरा वो मिल जाता है, एक लाइन मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है, एक वो मिल जाता है पूरा। और डेडिकेटेड आप रहेंगे, एक और वर्ड है डेडिकेशन। भगवान ने यही सब शब्द कहे हैं, डी डी डी। भगवान हमेशा मेरे को ठोकते थे डी डी डी, और लास्ट में उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सही है और क्या गलत है, दैट डिस्क्रिमिनेशन अगर आपकी जीवन में आ गया तो आप अच्छाई को ही पकड़ेंगे, गलत को नहीं पकड़ेंगे। गलत राह को कभी नहीं पकड़ेंगे। तो दैट डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सामंजस्य होना चाहिए हमारे थॉट, वर्ड और डीड में, मन, वचन और कर्म में। जहाँ मन से उजागर हुई बात, हमारे वचनों में भी वही होना चाहिए और हमारे कर्मों में भी वही होना चाहिए। तो वो एक सामंजस्य बनेगा, लाइन में आएंगे तो आप देखिए हमारी जो वो है, कहते हैं, जीवन जो है वो बिल्कुल सोने की तरह बन जाता है। जी सर, बहुत सारी बातें आज आपने बताई और फिर किसी दूसरे पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर हम मुलाकात करेंगे। बहरहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भाई आपका पॉडकास्ट नाम से कोई चैनल सोशल मीडिया पर चल रहा है, यहाँ पर आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, आइए और हमारे और आपके अपने इस खास पॉडकास्ट का हिस्सा बने। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।